गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो लेक्चर बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध पेपर सेकंड संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना, ये टॉपिक हमारा पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है। उसके अंतर्गत हमने महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, इन 4 अंगों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 अंग, आर्थिक और सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इन 2 अंगों पर चर्चा करेंगे। तो पहला अंग ले रहे हैं हम आर्थिक और सामाजिक परिषद। जब संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित किया जा रहा था तो इसके संस्थापक सदस्यों में इस बात को लेकर के एक सहमति थी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था केवल राजनीतिक विवादों को दूर करने से स्थापित नहीं हो सकती। शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए विश्व से आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को कम करना, निराकरण करना, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को सुलझाना भी जरूरी है। इसी उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ ने आर्थिक और सामाजिक परिषद की स्थापना की गई। इसकी संरचना में प्रारंभ में इसमें 18 सदस्यों का प्रावधान था, परंतु 1973 में संशोधन करने के बाद में इसमें अब सदस्य संख्या 54 हो गई है। 54 सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में। ये एक स्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य की अवधि 3 वर्ष होती है, परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य तुरंत पुनः निर्वाचित हो सकता है। ये न्यास परिषद में व्यवस्था नहीं थी और सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के लिए भी व्यवस्था नहीं थी, परंतु यहाँ ये व्यवस्था की गई है। आर्थिक और सामाजिक परिषद की जो मतदान प्रक्रिया है उसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का केवल एक मत होता है। अन्य अंगों की भांति आर्थिक और सामाजिक परिषद में प्रत्येक निर्वाचित राज्य का एक सदस्य बैठक में भाग लेता है और निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाता है। इसके जो बैठकें हैं, सत्र हैं, वो हर साल 5 सप्ताह का एक महत्वपूर्ण सत्र आयोजित होता है। इन सत्रों को बारी बारी से न्यूयॉर्क और जिनेवा में आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त न्यूयॉर्क में 2 संगठनात्मक सत्रों का आयोजन भी होता है। इसके कार्य और शक्तियाँ: नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा संबंधित मामलों पर अध्ययन कर सकती है और इस विषय में अपनी रिपोर्ट महासभा या संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों या विशिष्ट अभिकरणों को दे सकती है। नंबर 2, यह सबके मानवीय अधिकारों, मौलिक स्वतंत्रताओं के आदर तथा उसको लागू करने के लिए संस्तुति दे सकती है। ये अपनी क्षमता के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित अभिसमयों के आलेख महासभा को प्रेषित कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अपनी क्षमता के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित मामलों पर सम्मेलन बुला सकती है। 5th, सुरक्षा परिषद की प्रार्थना पर वह सुरक्षा परिषद को सूचनाएं प्रेषित कर सकती है और सहायता कर सकती है। आर्थिक सामाजिक परिषद महासभा की संस्तुतियों के पालन हेतु वह सब कार्य संपादित कर सकती है जो उसकी क्षमता के अंतर्गत होते हैं। महासभा के अनुमोदन से आर्थिक और सामाजिक परिषद सदस्यों तथा विशिष्ट एजेंसियों की प्रार्थना पर सेवाएं अर्पित कर सकती हैं। ये कुछ प्रमुख कार्य आर्थिक और सामाजिक परिषद के हैं। इसका मूल्यांकन: आर्थिक और सामाजिक परिषद ने अनेक क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किया है। विशेषतः इसके तथा विशिष्ट समितियों के तत्वाधान में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में पिछड़े हुए देशों को दी गई तकनीकी सहायता और मानवीय अधिकारों की घोषणा इसकी प्रमुख सफलताएं मानी जाती हैं। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र को राष्ट्र संघ की तुलना में अधिक व्यापक और जन कल्याणकारी संस्था बना देती है। शरणार्थियों, राज्य विहीन व्यक्तियों, ट्रेड यूनियनों के अधिकारों, दासता तथा बेगार जैसी समाज विरोधी कार्रवाइयों पर परिषद द्वारा सतत विचार विमर्श होता रहता है। परिषद ने अपने एक प्रस्ताव द्वारा किसी भी राष्ट्रीय, नस्लीय तथा धार्मिक समुदाय को पूर्णतः समाप्त करने के प्रयास को अवैध घोषित कर दिया है। आर्थिक एवं प्राविधिक सहायता तथा योजनाओं से पिछड़े हुए राष्ट्रों का विकास इस परिषद का उद्देश्य है।
आर्थिक दृष्टि से अभावग्रस्त जातियों एवं समुदायों के सामाजिक स्तर को ऊपर उठाया जाता है। परिषद के द्वारा अर्ध विकसित राष्ट्रों को विशेषज्ञों का सहयोग दिया जाता है। साथ ही उन्हें यंत्रों, उपकरणों आदि आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद आधुनिक पद्धतियों से उत्पादन बढ़ाने में सहयोग देकर गरीबी निवारण में सहयोग देती है। ये आवश्यक उपकरणों, यंत्रों, मशीनों, भवनों, सड़कों एवं बंदरगाहों को उपलब्ध करवाकर व्यापार, उद्योग और कृषि की उन्नति में सहयोग देती है, जिससे भारत सहित एशिया और अफ्रीका राष्ट्रों को बहुत सहयोग मिल रहा है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आर्थिक और सामाजिक परिषद एक विश्वव्यापी कल्याणकारी परिषद के रूप में कार्य कर रही है। इसने विश्व को अभाव, दरिद्रता, रोग और निरक्षरता से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया है। इसने 1948 में मानव अधिकारों की घोषणा तथा 1952 के महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों से संबंधित सम्मेलन द्वारा मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति अपार जन जागृति पैदा करने का प्रयास किया है। अब दूसरा अंग हम पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राष्ट्रसंघ की प्रमुख कानूनी संस्था है। कानून से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर ही ये विचार करता है। राजनीतिक झगड़ों से इसका कोई संबंध नहीं है। ऐसे देश जो न्यायालय के सदस्य हों, यदि किसी मामले को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद कानूनी विवाद उपस्थित होने पर उसे न्यायालय के सम्मुख पेश कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य संस्थाएं भी किसी कानूनी प्रश्न पर न्यायालय से परामर्श ले सकती है। व्यक्तिगत झगड़े इस अदालत में पेश नहीं किए जा सकते। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 1945 में वॉशिंगटन में इस न्यायालय का प्रारूप तैयार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर 92 से 96 तक अनुच्छेदों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का विधान है। आर्टिकल 92 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय संबंधी प्रधान उपकरण होगा। आर्टिकल 94 के अनुसार प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि वह न्यायालय के निर्णयों का ठीक तरीके से पालन करे। यदि एक पक्ष पालन न करे तो दूसरे पक्ष को अधिकार है कि वह सुरक्षा परिषद का ध्यान इस ओर उपयुक्त कार्यवाही के लिए आकृष्ट करे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग में 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संविधान 70 अनुच्छेदों में है। इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रधान कार्यालय हेग में है। कुछ समय के लिए ये जब युद्ध चल रहा था उस समय से जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि उस समय हॉलैंड पर जर्मनी का अधिकार हो गया था। और युद्ध समाप्ति के बाद पुनः ये न्यायालय जो है वो हेग में ही स्थापित किया गया है। और इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो भवन है वो अमेरिका के एक दानवीर कार्नेगी ने अपने धन से बनवाया है और ये न्यायालय इसी भवन में चलता है। न्यायालय का गठन संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 92 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय के समान ही न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों की संख्या 15 रखी गई है। 15 न्यायाधीश होते हैं। ये न्यायाधीश अपने में से किसी एक सभापति तथा उपसभापति को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। न्यायाधीशों का चुनाव सुरक्षा परिषद तथा महासभा द्वारा 9 वर्ष के लिए किया जाता है। न्यायाधीशों का चुनाव जाति भेद, रंग भेद, धर्म भेद के आधार पर न होकर योग्यता के आधार पर होता है। ये व्यक्ति अपने राष्ट्र में विधि वेता के रूप में ख्याति पा चुके होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इन न्यायाधीशों को कुछ विशेषाधिकार सौंपे जाते हैं। उनको राजनयिक उन्मुक्तियां प्रदान की जाती हैं। न्यायालय के सम्मुख वादियों के प्रतिनिधि, परामर्शदाता और वकीलों को भी स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने की छूट दी जाती है। इसकी गणपूर्ति के लिए जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि 15 न्यायाधीश इसमें होते हैं। इसके अलावा अतिरिक्त अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की भी व्यवस्था है। गणपूर्ति कोरम जो है वो 9 न्यायाधीशों का है। प्रक्रिया न्यायालय के सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं और बहुमत न होने पर सभापति का निर्णायक मत मान्य होता है। न्यायालय की भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी है। अन्य भाषाओं को भी अधिकृत रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। न्यायालय के सामने वे सब विवाद जा सकते हैं जिनको दोनों पक्ष उनके सामने रखना चाहें।
जिनका संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर अथवा किसी संधि के अनुसार न्यायालय में लाया जाना अनिवार्य हो। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मुकदमों में वादी और प्रतिवादी केवल राष्ट्र ही हो सकते हैं, व्यक्ति नहीं। ऐसे राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं अपने विवाद का निर्णय इस न्यायालय द्वारा करा सकते हैं, किंतु सुरक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों को मानना पड़ेगा। न्यायालय का निर्णय अंतिम समझा जाता है, निर्णय की अपील नहीं हो सकती, किंतु यदि कोई पक्ष समझे कि कोई आवश्यक बात न्यायालय के सम्मुख किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सकी अथवा प्रत्यक्ष रूप से कहीं भूल हुई है, तब उस अवस्था में उस पुनः विचार के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। मुकदमे की सुनवाई आमतौर से सार्वजनिक रूप से होती है, किंतु न्यायालय स्वतः अथवा वादी प्रतिवादी की प्रार्थना पर बंद कमरे में मुकदमे की सुनवाई कर सकता है। सब प्रश्नों का निपटारा न्यायाधीशों के बहुमत से होता है। यदि किसी प्रश्न पर न्यायाधीशों का मत बराबर हो तो सभापति एवं अथवा उसकी अनुपस्थिति में जो सभापति का आसन ग्रहण कर रहे हों अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। न्यायालय का क्षेत्राधिकार, 3 प्रकार का क्षेत्राधिकार है। ऐच्छिक क्षेत्राधिकार अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि की धारा 36 के अनुसार न्यायालय उन सभी मामलों पर विचार कर सकता है जिनको संबंधित राज्य न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करें। दूसरा अनिवार्य क्षेत्राधिकार, राज्य स्वयं घोषणा करके इन क्षेत्रों में न्यायालय के आवश्यक क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर लेता है, जैसे संधि की व्याख्या, अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र से संबंधित सभी मामले। तीसरा परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा परामर्श देने का कार्य भी संपन्न किया जाता है। महासभा अथवा सुरक्षा परिषद किसी भी कानूनी प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का परामर्श मांग सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे अंग तथा विशेष अभिकरण भी उनके अधिकार क्षेत्र में उठने वाले कानूनी प्रश्नों पर न्यायालय का परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। जो निर्णय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा दिए जाते हैं उनकी क्रियान्विति कैसे होती है? संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए संघ के चार्टर की धारा 94 में व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार संघ का प्रत्येक सदस्य प्रतिज्ञा करता है कि वह किसी मामले के विवादी होने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को मानेगा। यदि एक पक्ष न्यायालय के निर्णय को नहीं मानता तो दूसरा पक्ष सुरक्षा परिषद का आश्रय ले सकता है। न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही तय करते समय सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। इसमें से 5 स्थायी सदस्यों का होना बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा जो कानून प्रयोग में लिए जाते हैं वो 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 सामान्य अथवा विशिष्ट पूर्व अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते जिनको वादग्रस्त पक्ष स्वीकार करते हों। दूसरा वे अंतर्राष्ट्रीय परंपराएं और रीति रिवाज जिन्हें सामान्यतया प्रयोग में माना जाता है। नंबर 3 सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त कानूनों के सामान्य सिद्धांत। नंबर 4 भिन्न भिन्न राष्ट्रों के विधिवेताओं और न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय। मूल्यांकन करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का तो यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों के पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है, फिर भी जब से इसने जन्म लिया है इसके द्वारा अनेक अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाया जा चुका है। भारत के पूर्व न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए न्यायाधीश MC छागला साहब के अनुसार यह न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण न्यायालय है। यद्यपि उसके पास वे शक्तियां एवं अधिकार नहीं हैं जो उसे वास्तव में प्राप्त होने चाहिए थे, फिर भी यह महान उद्देश्यों की एक साकार प्रतिमा है। न्यायालय के कार्य संचालन में विभिन्न देशों और गुटों में बाधा डाली है। राज्यों की अवहेलना तथा असहयोगपूर्ण दृष्टिकोण के कारण वह अधिक उपयोगी और शक्तिशाली संस्था नहीं बन सका। अतिवादी प्रभुसत्ता का विचार न्यायालय के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है, इसका परित्याग करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 से जनवरी 2018 के अंत तक राज्यों द्वारा इसके समक्ष लाए गए 170 मामलों में निर्णय सुनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने 25 सलाहकारी परामर्श देने का अनुरोध किया। ये आश्चर्य की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 2007 तक सिर्फ 25 बार कानूनी सलाह इस न्यायालय से ली। सुरक्षा परिषद तथा अन्य संस्थाओं ने तो इसकी आवश्यकता का अनुभव ही नहीं किया। सुरक्षा परिषद तथा अन्य संस्थाओं ने प्राय कानूनी मामलों पर न्यायालय की राय न लेकर कानूनी बातों के संबंध में भी राजनीतिक भावना से काम लिया। फिर भी ये तो कहना पड़ेगा कि अपनी दुर्बलताओं और परिसीमाओं के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने
अपना काम बड़ी कुशलता से किया है तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में योगदान दिया है। तो अब अपन ने इस वीडियो के साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना के जो महत्वपूर्ण अंग के बारे में हमने बात कर ली है। 6 अंगों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जो विश्वविद्यालय के अंदर अधिकांशतः महासभा, सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है, न्यास परिषद है और सचिवालय है, इन पर 4 नंबर के और 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो मैं इस संदर्भ में एक क्वेश्चन बैंक बना रहा हूँ। वो क्वेश्चन बैंक शीघ्र ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा।